कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है। पहली नजर में यह स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ कुछ ऐसा होने वाला होता है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। अचानक ट्रेन की काली और लंबी सुरंग से एक अजीब और बेहद डरावनी आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि स्टेशन पर मौजूद चीजें भी कांपने लगती हैं। भीड़ में खड़ा सेबेस्टियन भी महसूस कर लेता है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पल के लिए उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। तभी सुरंग के पास खड़े लोगों पर उस आवाज का अजीब असर होने लगता है। देखते ही देखते उनकी आंखों का रंग बदल जाता है, जैसे किसी अनजान ताकत ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। वे बिना कुछ सोचे रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त सुरंग से एक तेज रफ्तार ट्रेन बाहर निकलती है, लेकिन लोग उससे बचने के बजाय खुद उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन चीख पुकार से गूंज उठता है। इस अफरा तफरी के बीच सेबेस्टियन भी लगभग पटरी पर गिरने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में किसी तरह अपना संतुलन बना लेता है और मौत के मुंह से बाल बाल बच जाता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी का फोन आता है। उसकी आवाज में साफ डर झलक रहा होता है। वह सेबेस्टियन से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके घर आओ और हमारी बेटी अन्ना को स्कूल से लेकर आओ। सेबेस्टियन बिना देर किए ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो चुका होता है। वह अपनी आंखों के सामने ही अपने कई सहकर्मियों को पागलों की तरह अपनी जान लेते हुए देखता है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन बाहर का नजारा तो और भी डरावना होता है। अचानक एक आदमी ऊंची बिल्डिंग से गिरकर सीधे उसकी कार पर आ गिरता है और कार पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। पूरा शहर मौत के तांडव में बदल चुका होता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। गाड़ियां बेकाबू होकर आपस में टकरा रही होती हैं और हर तरफ सिर्फ चीखें, हादसे और तबाही का मंजर दिखाई देता है। इन सब मुश्किलों के बीच सेबेस्टियन किसी तरह अपनी बेटी अन्ना के स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। कई स्टाफ मेंबर मारे जा चुके होते हैं। क्लासरूम आग की लपटों में घिरे होते हैं और जो बच्चे जिंदा बचे हैं वे डर के मारे सहमे हुए होते हैं। सेबेस्टियन बिना समय गंवाए अन्ना को ढूंढना शुरू करता है और काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे अपनी बेटी मिल जाती है। वह उसे सीने से लगा लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में दोनों एक चर्च के पास पहुंचते हैं, जहां एक पादरी उनका रास्ता रोक लेता है। वह कहता है कि यह कोई तबाही नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक चमत्कार है, लेकिन सेबेस्टियन को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी सिर्फ अपने परिवार की जान बचाना होता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी पत्नी से हो जाती है। एक पल के लिए लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड एक तेज रफ्तार कार आकर उसकी पत्नी को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी पत्नी को खोने के बाद सेबेस्टियन पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद कहानी में पूरे 9 महीने का लीप आता है। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। शहर वीरान हो चुके हैं और हर तरफ सिर्फ खामोशी और बर्बादी दिखाई देती है। सेबेस्टियन और उसकी बेटी अन्ना अब एक सुनसान और खंडहर बन चुके स्केटबोर्डिंग स्टेडियम में रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक अंधे लुटेरों का एक समूह उन पर हमला कर देता है और उनका सारा खाना लूट कर ले जाता है। घायल होने के बावजूद सेबेस्टियन उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अन्ना उसे रोक देती है। बाद में वह अपने पिता से कहती है कि वे लोग बुरे नहीं थे, बल्कि सिर्फ भूख और मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहे थे। इसी दौरान रेडियो पर एक जरूरी चेतावनी सुनाई देती है। बताया जाता है कि बाहर कुछ बेहद खतरनाक एलियंस घूम रहे हैं और किसी भी इंसान को उन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये सुनते ही सेबेस्टियन और अन्ना अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर भी कपड़ा बांध रखा होता है। कई दिनों से भूखा सेबेस्टियन उनसे खाने के लिए पूछता है। शुरुआत में वे लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वह एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के एक ऐसे जनरेटर का पता है जिससे बिजली और गर्मी मिल सकती है, तो वे लोग आखिरकार उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उन एलियंस की अजीब ऊर्जा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। घबराकर वे तुरंत सेबेस्टियन को अपने साथ एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां पहले से कई बचे हुए लोग छिपकर रह रहे होते हैं। वहां मार्शल नाम का एक आदमी सेबेस्टियन की हालत देखकर उसे लिलियाना के पास भेजता है, जो उस जगह की डॉक्टर होती है। इलाज करते हुए लिलियाना उससे पूछती है कि उसे इतनी चोटें कैसे लगीं। इस पर सेबेस्टियन झूठ बोलते हुए कहता है कि रास्ते में कुछ लुटेरों से उसकी लड़ाई हो गई थी। इलाज के बाद लिलियाना उसे खाना देती है और रात होने पर सभी लोग चिमनी के आसपास बैठ जाते हैं। तभी वहां मौजूद एक अंधा आदमी अपनी डरावनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एलियंस लगभग उसे पकड़ ही चुके थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने खुद अपनी आंखों में चाकू मारकर खुद को अंधा कर लिया। वह यह भी बताता है कि ये रहस्यमयी जीव अपने शिकार के माथे पर एक अजीब सा आंख का निशान छोड़ देते हैं। रात में सभी लोग उसी फैसिलिटी में खड़ी एक पुरानी बस के अंदर सो रहे होते हैं। तभी अचानक सेबेस्टियन उठता है और बिना किसी को बताए बस स्टार्ट कर देता है। इंजन की आवाज सुनकर लिलियाना घबरा जाती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन सेबेस्टियन बस इतना कहता है, सब ठीक हो जाएगा, और बस की स्पीड बढ़ा देता है। बस के अंदर मौजूद बाकी लोग भी जाग जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन
सेबेस्टियन किसी की एक नहीं सुनता। वह पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े बस को सीधे फैसिलिटी के बाहर ले जाता है। रास्ते में जो भी सामने आता है बस उसे रौंदती चली जाती है। आखिरकार बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पलट जाती है। हादसा इतना भयानक होता है कि सभी लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसी बीच वे खौफनाक एलियंस वहां पहुंच जाते हैं। घायल मार्सेल लड़खड़ाते हुए बस से बाहर निकलता है और गलती से उसकी नजर एलियंस पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह उनके वश में आ जाता है और बस के टूटे हुए नुकीले लोहे से खुद की जान ले लेता है। लिलियाना भी किसी तरह बाहर निकलती है, लेकिन वह अपनी आंखें बंद रखती है। तभी सेबेस्टियन उसके पास आता है और शांत आवाज में कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले ही पल वह जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है। एलियंस की सिर्फ एक झलक देखते ही लिलियाना भी अपनी जान गंवा देती है। उधर एक और आदमी घबराहट में अपनी जलती हुई सिगरेट बस से बह रहे पेट्रोल पर गिरा देता है। अगले ही सेकंड जोरदार धमाका होता है और पूरी बस आग की लपटों में घिर जाती है। तभी एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। सेबेस्टियन उन मरे हुए लोगों के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलते हुए देखता है। उसी पल पता चलता है कि अन्ना, जो अब तक हर वक्त उसके साथ दिखाई दे रही थी, असल में मौजूद ही नहीं है। वह सिर्फ सेबेस्टियन के दिमाग का एक भ्रम है। अन्ना का वही भ्रम उसकी तारीफ करता है, उसे मसीहा कहकर बुलाता है और कहता है कि उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अब इन लोगों की आत्माएं एक बेहतर जगह पर पहुंच गई हैं। इसके बाद सेबेस्टियन एक अंधेरे गलियारे से गुजरता है। वहां दीवार पर कई लोगों को क्रूज पर लटकाया गया होता है। ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी किसी तरह जिंदा होता है। अपनी आखिरी सांसों में वह सेबेस्टियन से कहता है कि ये जीव कोई देवदूत नहीं बल्कि दूसरी आकाशगंगा से आए राक्षस हैं और वे पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे। लेकिन सेबेस्टियन पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका होता है। वह उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वे राक्षस नहीं बल्कि देवदूत हैं। फिर वह उस आदमी की आंखें बंद कर देता है और अपनी कल्पना में उसकी आत्मा को आसमान की ओर जाते हुए देखता है। कुछ समय बाद सेबेस्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसे एक महिला फार्मेसी के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है। वह कदमों की आवाज सुनकर रुक जाती है और पूछती है कि वहां कौन है। फिर वह अपना नाम क्लेयर बताती है। सेबेस्टियन एक बार फिर वही पुरानी कहानी सुनाता है कि वह कई दिनों से भूखा है और उसे एक ऐसे जनरेटर का पता है जिससे बिजली मिल सकती है। तभी क्लेयर के दो साथी राफा और ऑक्टेवियो अपने दो कुत्तों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। दोनों किसी अजनबी पर भरोसा करने के खिलाफ होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें जनरेटर के बारे में पता चलता है, क्लेयर उन्हें समझाती है कि यह आदमी उनके लिए काम का साबित हो सकता है। उसी समय एलियंस की मौजूदगी एक बार फिर उनके बेहद करीब पहुंच जाती है। अब उनके पास बहस करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचता, इसलिए वे सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं और एक सुरक्षित परमाणु बंकर में पहुंचते हैं। बंकर के अंदर सेबेस्टियन की मुलाकात बाकी बचे लोगों से होती है। उनमें सोफिया नाम की एक छोटी जर्मन लड़की और एक बुजुर्ग दंपति इसाबेल और रॉबर्टो भी शामिल होते हैं। क्लेयर बाहर से लाई हुई चॉकलेट का एक टुकड़ा सोफिया को देती है। कई दिनों बाद चॉकलेट देखकर उस छोटी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसी बीच राफा और ऑक्टेवियो सेबेस्टियन को अलग ले जाकर जनरेटर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तभी उसके दिमाग में मौजूद अन्ना का भ्रम उसे सच न बताने के लिए कहता है। वह उसे उकसाती है कि झूठ बोलो और किसी तरह इन सभी लोगों को बाहर ले जाओ। आखिरकार सेबेस्टियन उसी की बात मानता है और कबूल करता है कि जनरेटर वाली कहानी पूरी तरह झूठ थी। सेबेस्टियन की बात सुनकर राफा और ऑक्टेवियो भड़क जाते हैं। वे फैसला कर लेते हैं कि ऐसे आदमी को बंकर में रखना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए उसे बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे उसे बाहर ले जाने वाले होते हैं, तभी छोटी सोफिया अचानक जर्मन भाषा में कुछ बोलने लगती है। बंकर में मौजूद किसी भी इंसान को उसकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन सेबेस्टियन उसकी बात आसानी से समझ जाता है। वह सबको बताता है कि सोफिया उससे गुजारिश कर रही है कि उसे बंकर से बाहर मत निकाला जाए। यह सुनकर पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी सोफिया की बात नहीं समझ पाया था और किसी को यह भी नहीं पता था कि वह आखिर आई कहां से है। अब लोगों का नजरिया बदल जाता है। वे सेबेस्टियन को बाहर निकालने का फैसला टाल देते हैं और उससे कहते हैं कि वह सोफिया की पूरी कहानी सबको समझाकर बताए। इसके बाद सोफिया अपनी आप बीती सुनाना शुरू करती है और सेबेस्टियन उसका अनुवाद करता है। वह बताती है कि हमले वाले दिन वह अपनी मां के साथ एक रैंप से गुजर रही थी। तभी अचानक चारों तरफ लोगों की चीखें गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। डर के मारे उसने कई लोगों को नदी में कूदकर अपनी जान देते हुए देखा। किसी तरह वह और उसकी मां वहां से भागकर एक वैन के अंदर छिप गए। वैन में बैठे हुए उन्होंने रेडियो पर एक संदेश सुना जिसमें पहाड़ों के बीच बने एक सुरक्षित महल का जिक्र किया गया था। यह सुनते ही ग्रुप के लोग उससे पूछते हैं कि वह जगह आखिर कहां है, लेकिन सोफिया को सही जगह याद नहीं होती। वह चाक का एक टुकड़ा उठाती है और दीवार पर एक पहाड़ और उसकी छोटी पर बने महल की तस्वीर बना देती है। चित्र देखते ही क्लेयर कहती है कि शायद वह किसी कैसल की बात कर रही है। सोफिया आगे बताती है कि इसके बाद उसने और उसकी मां ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और वहां से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में वह गिर गई और अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गई। यह बताते बताते वह रोने लगती है। क्लेयर उसे गले लगाकर शांत कराती है और बाकी लोगों को बताती है कि उसे सोफिया अकेली और रोती हुई मिली थी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आई। अब पूरे ग्रुप में इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि क्या उन्हें उस कैसल की तलाश में जाना चाहिए। सेबेस्टियन कहता है कि यह रिस्क लेने लायक है, क्योंकि वहां और भी बचे हुए लोग मिल सकते हैं और शायद सोफिया की मां भी जिंदा हो। वह यह भी कहता है कि इस बंकर में रहकर वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन रॉबर्टो इससे सहमत नहीं होता। उसके मुताबिक वहां जाना सीधे मौत को बुलाने जैसा होगा। काफी बहस के बाद वोटिंग होती है
और ज्यादातर लोग जाने के पक्ष में वोट देते हैं। आखिरकार रॉबर्टो भी मजबूरी में मान जाता है। उसी रात सेबेस्टियन को एक बार फिर अन्ना का भ्रम दिखाई देता है। वह फिर से उसके दिमाग को भड़काने लगता है। उसके बहकावे में आकर सेबेस्टियन चुपके से दोनों कुत्तों की रस्सियां आधी काट देता है। उसकी योजना साफ होती है। जैसे ही एलियंस आएंगे, कुत्ते आजाद हो जाएंगे और पूरे ग्रुप में अफरा तफरी मच जाएगी। अगली सुबह ठीक वैसा ही होता है। एलियंस के आते ही कमजोर रस्सियां टूट जाती हैं और दोनों कुत्ते भाग निकलते हैं। अचानक पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। उसी समय एलियंस का असर भी शुरू हो जाता है। हर इंसान अपने जीवन की सबसे दर्दनाक यादों में फंसने लगता है। क्लेयर को अपने मृत भाई की यादें सताने लगती हैं। वहीं सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे आंखों की पट्टी खोलने के लिए कह रही होती है। वह पट्टी हटाने ही वाली होती है, लेकिन ऑक्टेवियो समय रहते उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ राफा अपने कुत्तों को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। जब उसे वे कहीं नहीं मिलते तो वह घबराकर अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है और सीधे एलियंस को देख लेता है। अगले ही पल वह उनके कंट्रोल में आ जाता है और अपना सिर पूरी ताकत से कार की विंडशील्ड पर मार देता है। देखते ही देखते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर क्लेयर अब भी अपने भाई की यादों में फंसी हुई होती है। ऑक्टेवियो उसे संभालने की कोशिश करता है और सभी लोगों को सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने के लिए कहता है। इसी दौरान रॉबर्टो राफा को ढूंढने निकलता है, लेकिन एलियंस के कंट्रोल में आ चुका एक कुत्ता उसकी बांह पर बुरी तरह हमला कर देता है। उसकी बांह से लगातार खून बहने लगता है। ऑक्टेवियो बार बार राफा को आवाज देता है, लेकिन क्लेयर टूटे हुए दिल से उसे बताती है कि राफा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर ऑक्टेवियो पूरी तरह बिखर जाता है। बंकर में वापस आने के बाद इसाबेल रॉबर्टो के घाव पर पट्टी बांधती है, लेकिन तभी रॉबर्टो अचानक कहने लगता है कि उसने सुना है इसाबेल ने उसे धोखा दिया है। इसाबेल उसे समझाती है कि यह सब सच नहीं है। एलियंस उनके दिमाग में झूठी यादें डालकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद ऑक्टेवियो अपनी एक थ्योरी सबके सामने रखता है। उसके मुताबिक ये एलियंस शायद किसी क्वांटम दुनिया से आए हैं। वे हर इंसान के सबसे बड़े डर का रूप धारण करते हैं और उसी का इस्तेमाल करके उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद क्लेयर अपने भाई की कहानी बताती है। वह कहती है कि उसका भाई डिप्रेशन से जूझ रहा था। खुद मनोचिकित्सक होने के बावजूद वह उसे बचा नहीं पाई और यही बात आज भी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। फिर वह सेबेस्टियन की तरफ देखकर पूछती है कि एलियन हमले के दौरान उसने आखिर क्या सुना था, लेकिन सेबेस्टियन उसकी बात का जवाब देने के बजाय अचानक पूछ बैठता है, सोफिया कहाँ है? क्लेयर तुरंत सोफिया को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे आराम करने के लिए कहता है और खुद बच्ची के पास चला जाता है। वह देखता है कि सोफिया अकेली बैठी रो रही है। सेबेस्टियन उसके पास बैठता है और उसे एक लॉकेट देता है। यही वही लॉकेट होता है जो उसने कभी अपनी बेटी अन्ना को उसके जन्मदिन पर दिया था। इसके साथ ही कहानी 7 महीने पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां सेबेस्टियन अन्ना को जन्मदिन पर वही लॉकेट गिफ्ट करता है और वादा करता है कि वे जल्द ही उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। वर्तमान में लौटते ही अन्ना का भ्रम फिर उसके सामने आ जाता है। वह गुस्से में पूछती है कि उसने उसका लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। तभी क्लेयर वहां पहुंच जाती है। लॉकेट पर अन्ना का नाम देखकर उसे शक हो जाता है। वह सेबेस्टियन से पूछती है कि आखिर अन्ना है कौन। फिर वह उससे सवाल करती है कि एलियंस के हमले के दौरान क्या उसे उसी अन्ना की आवाज सुनाई दी थी। क्लेयर उसे समझाती है कि वह एक मनोचिकित्सक है और सेबेस्टियन जो कुछ भी देख रहा है वह एलियंस का रचा हुआ मानसिक भ्रम है। अगर उसे बचना है तो उसे इस सच को स्वीकार करना होगा। लेकिन क्लेयर के पीछे खड़ी अन्ना की परछाई फिर से सेबेस्टियन को बहकाने लगती है। वह उससे कहती है कि क्लेयर की किसी भी बात पर भरोसा मत करो। अब सेबेस्टियन पूरी तरह उलझ चुका होता है। वह लगभग क्लेयर की बात मानने ही वाला होता है कि तभी अचानक रॉबर्टो की दर्दनाक चीख पूरे बंकर में गूंज उठती है। रॉबर्टो का इन्फेक्शन अब तेजी से फैलने लगता है और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। क्लेयर तुरंत समझ जाती है कि अगर जल्द से जल्द एंटीबायोटिक्स नहीं मिली तो उसे बचाना मुश्किल होगा। इसलिए क्लेयर, सेबेस्टियन और ऑक्टेवियो आंखों पर पट्टी बांधकर दवाइयों की तलाश में निकल पड़ते हैं। दवाइयां ढूंढते हुए क्लेयर एक बाथरूम में चली जाती है, जहां काफी सारी दवाएं रखी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन और ऑक्टेवियो दूसरे कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी ऑक्टेवियो को वहां खाने का कुछ सामान मिल जाता है और वह सेबेस्टियन को आवाज देता है, लेकिन उसी समय अन्ना की आवाज फिर से सेबेस्टियन के दिमाग में गूंजने लगती है। उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और बिना ठीक से जांच किए वह कह देता है कि सभी खिड़कियां बंद हैं और अंदर आना सुरक्षित है। जैसे ही ऑक्टेवियो कमरे के अंदर जाता है उसे एक खिड़की खुली हुई दिखाई देती है। वह कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और सीधे एलियंस को देख लेता है। अगले ही पल वह उनके कंट्रोल में आ जाता है। वह एक चाकू उठाता है और बार बार अपने पेट में वार करने लगता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। सेबेस्टियन यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखता रहता है, लेकिन इस बार उसे एक ऐसी बात महसूस होती है जो पहले कभी नहीं हुई थी। बाकी लोगों की तरह ऑक्टेवियो की मौत के बाद उसे कोई सुनहरी रोशनी या आत्मा शरीर से निकलती हुई दिखाई नहीं देती। यहीं से उसके मन में पहली बार शक पैदा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद अब तक जो कुछ वह देखता आया है वह सच नहीं था। तभी क्लेयर वहां पहुंचती है। खून से लथपथ कमरे को देखकर वह तुरंत सेबेस्टियन को वहां से निकलने के लिए कहती है। रास्ते भर अन्ना की आवाज उसे उकसाती रहती है कि वह क्लेयर की आंखों से पट्टी हटा दे, लेकिन इस बार सेबेस्टियन ऐसा नहीं कर पाता और क्लेयर उसे अपने साथ वापस ले आती है। बंकर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात इसाबेल और रॉबर्टो से होती है। इसाबेल जब ऑक्टेवियो के बारे में पूछती है तो क्लेयर रोते हुए बताती है कि वह अब नहीं रहा। इसके बाद वह रॉबर्टो को एंटीबायोटिक्स देती है ताकि उसका इलाज शुरू किया जा सके। इसाबेल नोटिस करती है कि सेबेस्टियन सबसे अलग बैठा है। तब क्लेयर बताती है कि वह खुद को ऑक्टेवियो की मौत का जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि उसी की गलती से खिड़की खुली रह गई थी। साफ दिखाई देता है कि सेबेस्टियन अपराध बोध में पूरी तरह टूट चुका है। कुछ देर बाद
बाद अन्ना का भ्रम फिर उसके सामने आता है और उससे पूछता है कि उसने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं हटाई। इस बार सेबेस्टियन टूटकर कहता है कि ऑक्टेवियो के मरने के बाद उसने उसकी आत्मा को ऊपर जाते नहीं देखा। अन्ना उस पर विश्वास खोने का आरोप लगाती है। तभी पहली बार सेबेस्टियन को एहसास होने लगता है कि शायद वह कोई उद्धार करता नहीं बल्कि एक हत्यारा बन चुका है। थोड़ी देर बाद क्लेयर, सेबेस्टियन और बुजुर्ग दंपति बंकर से बाहर निकलते हैं। तभी उनका सामना उन लोगों से होता है जो पूरी तरह एलियंस के कंट्रोल में है। इन्हें सीयर्स कहा जाता है। उनका लीडर वही पादरी होता है जिससे सेबेस्टियन की मुलाकात 9 महीने पहले चर्च में हुई थी। अफरा तफरी में रॉबर्टो और इसाबेल बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं। चारों तरफ से सीयर्स और एलियंस उन्हें घेर लेते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब बचना नामुमकिन है। रॉबर्टो इसाबेल का हाथ पकड़ता है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी आंखों की पट्टी हटा देते हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। उधर क्लेयर को अचानक सेबेस्टियन का चश्मा मिल जाता है। उसी पल उसके सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। सेबेस्टियन पूरे समय उनसे झूठ बोल रहा था। वह कोई साधारण सर्वाइवर नहीं बल्कि एलियंस के कंट्रोल में आ चुका एक सीयर है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि राफा और ऑक्टेवियो की मौत के पीछे भी सेबेस्टियन ही जिम्मेदार था। बिना एक पल गंवाए क्लेयर सोफिया का हाथ पकड़ती है और वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ अन्ना का भ्रम लगातार सेबेस्टियन को भड़काता रहता है। वह कहती है कि बस 2 और लोगों की मौत के बाद वे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। क्लेयर सोफिया को लेकर बंकर की छत तक पहुंच जाती है। वह बच्ची से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखों की पट्टी मत हटाना। तभी सेबेस्टियन भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। भागते समय क्लेयर सीढ़ियों से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब सोफिया बिल्कुल अकेली खड़ी होती है। अन्ना की आवाज फिर से सेबेस्टियन को उकसाती है कि वह बच्ची की आंखों से पट्टी हटा दे। सेबेस्टियन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। वह सोफिया की पट्टी हटाने के बजाय उसे गले लगा लेता है। शायद इतने समय बाद उसे पहली बार एहसास होता है कि वह अब भी इंसान है। तभी कहानी 7 महीने पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है। अन्ना के जन्मदिन वाले दिन वही पादरी उनके घर पहुंचा था। वह जबरदस्ती सेबेस्टियन और अन्ना को छत पर ले गया और अन्ना की आंखों की पट्टी हटवा दी। एलियंस के असर में आकर अन्ना छत से कूद गई और उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी को मरते हुए देखकर सेबेस्टियन पूरी तरह टूट गया था। गुस्से और दर्द में उसने भी एलियंस की तरफ देख लिया और उसी पल वह उनका गुलाम यानी एक सीयर बन गया। वर्तमान में लौटकर सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया से माफी मांगता है। क्लेयर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि एलियंस ने उसे धोखा दिया था और अब वह सिर्फ उन्हें सुरक्षित उस महल तक पहुंचाना चाहता है। तभी सीयर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन दोनों को भागने के लिए कहता है। एक सीयर उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसे धक्का देकर मार देता है। फिर बिना देर किए क्लेयर और सोफिया को कार में बिठाकर पहाड़ पर बने सुरक्षित महल की तरफ निकल पड़ता है। पूरे रास्ते अन्ना का भ्रम उसे रोकने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसकी एक नहीं सुनता। आखिरकार वे केबल लिफ्ट टावर तक पहुंच जाते हैं, जो पहाड़ पर बने सुरक्षित इलाके तक पहुंचने का इकलौता रास्ता होता है। सेबेस्टियन कार को गेट के सामने खड़ी कर देता है ताकि सीयर्स अंदर न आ सके। फिर वह कार के पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है। जब क्लेयर और सोफिया केबल कार में चढ़ने लगते हैं तो सेबेस्टियन उनसे कहता है कि अब उनके रास्ते अलग हैं। क्लेयर उसे भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। उसका फैसला साफ होता है, वह यहीं रुककर सीयर्स को रोकेगा। दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी सोफिया का पैर फिसल जाता है। उसे बचाने के लिए क्लेयर अपनी जान जोखिम में डालते हुए आंखों की पट्टी हटा देती है और किसी तरह उसे बचा लेती है। उधर नीचे पादरी अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंच जाता है। तभी कार में जोरदार धमाका होता है। पादरी एक बार फिर सेबेस्टियन को अपने दिव्य मिशन का हिस्सा बनने के लिए कहता है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह लोहे की रॉड उठाकर कहता है कि वह उनके झूठे भगवान का गुलाम नहीं है। ऊपर पहुंचकर क्लेयर देखती है कि केवल कार में बिजली नहीं है। वह एलियंस का ध्यान खींचने के लिए लगातार घंटी बजाने लगती है। उनकी ऊर्जा की वजह से केबल कार फिर से चलने लगती है। नीचे एलियंस आखिरी बार सेबेस्टियन के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। उसे अन्ना आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह उनके बहकावे में नहीं आता और पूरी ताकत से लोहे की रॉड पादरी के पेट में घोंप देता है। चले उधर क्लेयर सही समय देखकर सोफिया के साथ चलती हुई केबल कार से छलांग लगा देती है। दोनों सुरक्षित बच जाते हैं और क्लेयर मन ही मन सेबेस्टियन का शुक्रिया अदा करती है। नीचे सेबेस्टियन पादरी से लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से ठीक पहले अन्ना का भ्रम आखिरी बार उसके सामने आता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद सेबेस्टियन हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आखिरकार क्लेयर और सोफिया सुरक्षित महल तक पहुंच जाते हैं। वहां सोफिया अपनी मां से मिलती है और दोनों भावुक होकर एक दूसरे से लिपट जाती हैं। सैनिक क्लेयर को मेडिकल जांच के लिए ले जाते हैं। एक मेडिकल ऑफिसर उसका ब्लड टेस्ट करने के बाद बताता है कि गहरे सदमे और मानसिक आघात की वजह से कुछ लोगों के डीएनए में बदलाव आ जाता है। ऐसे लोग बिना मरे एलियंस को देख सकते हैं और धीरे धीरे सीयर बन जाते हैं। सेबेस्टियन के साथ भी उसकी बेटी की मौत के बाद यही हुआ था। ऑफिसर आगे बताता है कि अगर क्लेयर के खून में भी वही बदलाव हुआ है तो उससे एक वैक्सीन बनाई जा सकती है। आखिरी सीन में वैज्ञानिक एक पकड़े गए सीयर के खून से चूहों पर वैक्सीन का परीक्षण कर रहे होते हैं। चूहे करीब 48 सेकंड से 1 मिनट तक एलियंस को देखने के बाद भी जिंदा रहते हैं, लेकिन आखिर में उनकी भी मौत हो जाती है। वहीं बैकग्राउंड में कैद सीयर लगातार चीखता रहता है कि उसे एलियंस को देखने दिया जाए और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।